लेकिन सबसे पहले बात करते हैं परिवार की। पवार परिवार, पावर परिवार। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर महाराष्ट्र में आप राजनीति के अखाड़े में हैं तो या तो आप शरद पवार के साथ हैं या आप शरद पवार के खिलाफ हैं। इसके अलावा कोई स्थिति शरद पवार के रहते उत्पन्न ही नहीं हो सकती थी। शरद पवार की पैठ और पकड़ महाराष्ट्र की राजनीति पर ही नहीं बल्कि देश के कई अन्य राज्यों में भी इतनी जबरदस्त रही कि उन्हें चाणक्य भी कहा गया। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मौकों पर शरद पवार को, जो कि एनसीपी के मुखिया थे, बड़े संयुक्त एनसीपी के, उन्हें कई मौकों पर उन्होंने बहुत सराहा। कहा कि आज जिस तरीके से शरद पवार ने मराठा राजनीति को एक अंजाम दिया है, एक आयाम दिया है, उसके आधार पर शरद पवार की इज्जत एक अलग बनती है। लेकिन कहते हैं ना, राजनीति में ना कोई अच्छा या परमानेंट दोस्त होता है और ना ही परमानेंट दुश्मन। शरद पवार दोस्तों की संख्या में थे या नहीं, लेकिन दुश्मन की पंक्ति में जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खड़े हो गए। और वो इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र के रण को जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को शरद पवार के तिलिस्म और उनके पकड़ को भी तोड़ना होगा। सबसे पहले देखिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, जिनके सपने अधूरे रह जाते हैं, वो आत्माएं भटकती रहती हैं और फिर खुद का नहीं हुआ तो औरों का भी बिगाड़ने में उनको मजा आता है। 1995 में जब बीजेपी शिवसेना की सरकार आई तो भी ये आत्मा उस सरकार को अस्थिर करने के काम में लग गई। सिर्फ महाराष्ट्र को अस्थिर करना ही आत्मा को संतोष नहीं होता है, देश में अस्थिरता पैदा करने का खेल चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद पवार पर जिस तरह का करारा प्रहार किया, जाहिर सी बात है शरद पवार भी चुप नहीं रह सकते थे। उन्होंने जो कहा वो अब आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। शरद पवार ने कहा कि मोदी जी आजकल बहुत गुस्से में रहते हैं। एक वक्त उन्होंने कहा था कि वह मेरी उंगली पकड़कर राजनीति में आए। अब वो ये कह रहे हैं कि मैं एक भटकती आत्मा हूं। हाँ, मैं हूं, किसानों के लिए हूं, खुद के स्वार्थ के लिए नहीं। मैंने किसानों का दर्द समझा है, जानता हूं, उसे बताने के लिए भटकता हूं। महंगाई से आम आदमी परेशान है, यह बताने के लिए भटकता हूं। यानी कि शरद पवार ने यहां धरती पुत्र का स्वरूप अपने आप को बनाया और उसी आधार पर प्रस्तुत भी किया है। महाराष्ट्र में चाहे आप पार्टी की बात करें, गठबंधन की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे तरीके से अपने दमखम को लगा दिया है, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटें हैं उत्तर प्रदेश के बाद। 48 सीटें हैं लोकसभा की महाराष्ट्र में। ऐसे में इन सीटों पर अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा दम नहीं लगाया तो 2019 के जो नतीजे आए थे उसके बराबर खड़े नहीं हो पाएंगे। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और उस गठबंधन ने 48 में से 41 सीटें जीती थीं। ऐसे में बीते 5 साल में महाराष्ट्र की राजनीति में जबरदस्त भूचाल आ चुका है। मैं कई बार अपने इस शो में आपके सामने कह चुका हूं कि आज महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसे समझ पाना किसी भी पत्रकार या राजनीतिक विश्लेषक के लिए एक ऐसी पहेली है कि कोई नहीं समझ सकता कि कौन सा राजनीतिक दल आज क्या करता दिखाई दे रहा है और किसको कहां से समर्थन मिल रहा है। शिवसेना और एनसीपी दोनों पार्टियों में दो फाड़ हो चुका है, विभाजन हो चुका है और अलग अलग गुटों के साथ सरकार चल रही है। मौजूदा सरकार जो राज्य की है वो भारतीय जनता पार्टी, अजीत पवार और उसके साथ शिवसेना शिंदे को मिलाकर चल रही है। अब ऐसे में शरद पवार, जिन्हें महाराष्ट्र का चाणक्य कहा जाता था, उनकी स्थिति अपने आप में बहुत खतरनाक हो गई है, क्योंकि ये चुनाव निर्धारित करेगा कि शरद पवार क्या महाराष्ट्र की रणनीति और राजनीति को निर्धारित करते हैं या नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं बारामती की। बारामती जो कि पारंपरिक सीट है शरद पवार का। यहां पर शरद पवार और जूनियर पवार दोनों एक दूसरे के सामने हैं। दरअसल उम्मीदवार के तौर पर तो शरद पवार की बेटी यहां पर सामने है, सुप्रिया सुले, और अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार यहां पर मैदान में है। लेकिन दरअसल यह लड़ाई चाचा और भतीजे के बीच में है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो भी जीतेगा वो दूसरे को खत्म करता हुआ दिखाई देगा और बारामती पर अपना दबदबा कायम करेगा। थोड़ा सा इतिहास के पन्ने आपके लिए पलटते हैं। बीते 55 सालों से शरद पवार के परिवार का गढ़ रहा है
बारामती। शरद पवार यहां से 5 बार सांसद चुने जा चुके हैं। अजीत पवार 1991 में बारामती से लोकसभा पहुंचे थे। 1991 से 2019 तक 7 बार अजीत पवार बारामती से विधायक रहे हैं। सुप्रिया सुले पहली बार 2006 में महाराष्ट्र से राज्यसभा पहुंची थी। सुप्रिया सुले 3 बार बारामती से सांसद का चुनाव जीत चुकी हैं। सुप्रिया सुले इससे पहले, माफ कीजिएगा, अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा इससे पहले राजनीति में कभी नहीं आई, लेकिन राजनीतिक परिवार की वजह से उनकी राजनीतिक समझ हर कोई जानता है। हर कोई इस बात को भी जानता है कि बारामती सीट सीनियर पवार की है, लेकिन जूनियर पवार वहां अपना सिक्का चलाते रहे। ऐसे में जो भी यहां पर बारामती की सीट पर अपनी पकड़ बनाएगा, वही पवार परिवार का असली वारिस भी कहलाएगा। बारामती की सीट में 6 विधानसभाएं आती हैं: दौड़, इंदापुर, बारामती, पुरंदर, भोर, खड़कवासा। इसमें से दौड़ और खड़कवासा बीजेपी के पास है। इंदरपुर में अजीत पवार की पार्टी के विधायक दत्तात्रेय भरणे हैं। बारामती से खुद अजीत पवार विधायक हैं। भोरे और पुंदर से कांग्रेस के विधायक हैं अजीत पवार के पक्ष में 4 और सुप्रिया सुले के पक्ष में 2 यहां पर विधायक दिखाई दे रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर शरद पवार, जिन्होंने अपने पूरी राजनीतिक जीवन में एक ऐसा मुकाम हासिल किया कि आप देश की राजनीति से लेकर और महाराष्ट्र की राजनीति तक उनकी पैठ सुनते रहे हैं। अगर कोई भी गठबंधन की सरकार केंद्र में बनी है तो शरद पवार की सक्रिय भागीदारी के बगैर नहीं बन पाई है। ऐसे में शरद पवार का जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। लेकिन शरद पवार ने, जब से उनकी तबीयत खराब हुई, उन्हें कैंसर हुआ था, उसके बाद से जैसे जैसे उन्होंने रिकवर किया, उन्होंने अपनी कई राजनीतिक जिम्मेदारियां अपने भतीजे अजीत पवार को सौंप दी थी। अजीत पवार की महत्वाकांक्षा कब आगे बढ़ी और कैसे आगे बढ़ी, ये दुनिया जानती है। लेकिन इसी महत्वाकांक्षा की वजह से अब अजीत पवार शरद पवार से अलग हो चुके हैं। ऐसे में अभी जो स्थिति बनती दिखाई दे रही है, इसमें यह 3rd फेज का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, बारामती से तो यह तय हो जाएगा कि परिवार का भविष्य कहां और किसके पास जा रहा है। लेकिन बारामती के साथ साथ जो पूरा शुगर बेल्ट है, इससे भी यह स्पष्ट हो जाएगा कि महाराष्ट्र की राजनीति तीसरे फेज में कहां और किस तरफ जा रही है। जैसे कि हम बारामती की बात करें, बारामती में 2019 में लोकसभा के चुनाव में एनसीपी को 52.63% यहां पर वोट शेयर मिला था। शिवसेना को 46.78% वोट शेयर मिला था और भारतीय जनता पार्टी के भी इसमें वोट शेयर हमने आपके सामने रखे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो स्थिति बनती दिखाई दे रही है, जो इस पूरे क्षेत्र में है, खास करके अगर हम जो 3rd फेज के चुनाव उसकी बात करें, तो उसमें ये काफी बड़े पैमाने पर सामने निकल कर आता है। अब इस पूरे चीनी बेल्ट को, दरअसल इस पूरे बारामती बेल्ट को हम चीनी बेल्ट भी कहते हैं, शुगर बेल्ट ऑफ इंडिया। इसने कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स को एक अलग मुकाम हासिल किया था। पूरे शुगर बेल्ट में बारामती से शुरू हुआ कोऑपरेटिव आंदोलन इस पूरे एरिया में, महाराष्ट्र में बहुत ही गहरी पैठ बैठाता रहा है। इसके आधार पर अगर आप देखें तो शुगर बेल्ट की पूरी राजनीति इस बार तय होनी है। लेकिन यहां पर स्थिति थोड़ी सी विकट होती हुई दिखाई दे रही है। अब यहां पर वोटर यह तय नहीं कर पा रहा कि उसे एनसीपी शरद पवार को वोट करना चाहिए या एनसीपी अजीत पवार को वोट करना चाहिए। वोटर यह तय नहीं कर पा रहा कि शिवसेना उद्धव को वोट करें या फिर शिवसेना शिंदे को वोट करें। वोटर यह तय नहीं कर पा रहा कि बीजेपी, जो कि पारंपरिक यहां पर सीट जीतती नहीं रही है, उसके ऊपर वोट किया जाए या दाव किया जाए, या दरअसल कांग्रेस के ऊपर विश्वास पहले से जमाया जाए, जो कि जमता रहा है। यानी कि 6 पार्टियां हैं और सब अलग थलग हैं। इसमें एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा मेरे हाथ लगा। क्या आप जानते हैं कि इस पूरे इलाके में मुसलमान आबादी, जो कि तकरीबन 14% के आसपास है, उसने क्या मुफीद पाया है? मुसलमान आबादी, ऐसा माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस में अपना भविष्य नहीं देख रही। शिवसेना उद्धव ठाकरे में मुसलमान आबादी इस पूरे शुगर बेल्ट में अपना भविष्य देख रही है, जो कि अपने आप में बहुत ही दिलचस्प बात है। वो शिवसेना जो मुसलमानों के खिलाफ अपने आप को प्रेजेंट करती रही है, जिसका एक ही मकसद रहा है कि मुसलमान और पाकिस्तान एक है, आज उस शिवसेना पर अगर मुसलमान अपना भरोसा जता रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एनडीए के खिलाफ है। देखिए, आप यहां पर जो बारीकी क्या है, एनालाइज करने वाली बात क्या है। एनडीए के खिलाफ कांग्रेस है,
एनडीए के खिलाफ शिवसेना शरद पवार, शिवसेना उद्धव ठाकरे है, एनडीए के खिलाफ एनसीपी शरद पवार है। मुसलमान वोटर आज किसके पास अपना भविष्य देख रहा है? शिवसेना उद्धव ठाकरे। यानी कि एक बहुत बड़ा डायनेमिक शिफ्ट है महाराष्ट्र की राजनीति में। और इस डायनेमिक शिफ्ट के साथ जब आप शरद पवार की इस पूरी राजनीति को देखते हैं तो फिर आप समझ जाते हैं कि महाराष्ट्र में इस बार बड़ा भूचाल आने वाला है। और एक और बात जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब बना हुआ है वो ये है कि महाराष्ट्र में बीते 2 दौर में जो मतदान हुए हैं उसमें मतदान प्रतिशत कम रहा है 2019 के मुकाबले। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कई ट्विटर हैंडल से ये बात स्पष्ट कही गई है कि मतदान प्रतिशत कम होने का मतलब ये नहीं होता कि सत्तारूढ़ पार्टी को इसका नुकसान होगा। ये कोई स्थापित रूल नहीं है। इसके बावजूद इसमें कोई शक नहीं है कि जब मतदान प्रतिशत बढ़ता है और खास करके महिलाएं बाहर निकलकर मतदान करती हैं तो इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। इस बार मतदान प्रतिशत घट रहा है। अब यह देखना पड़ेगा 4 जून को इस घटते हुए मतदान प्रतिशत का फायदा किसको और नुकसान किसको। लेकिन महाराष्ट्र के इस बार के जो 3rd फेज का चुनाव है यह शरद पवार के भविष्य को हमेशा के लिए लॉक करने वाला चुनाव है।